बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 17 फरवरी है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जहाँ अमरीका और सहूनियों का एक तो जंग बंदी मुआहिदा तोड़ने का मंसूबा है। हमास के साथ जो कैदियों के तबादले का मुआहिदा है वो किस तरह से तोड़ा जाएगा ये भी आपको बताऊंगा। फिर इनका ग्रेटर इसराइल बनाने का भी मंसूबा है। कोई तबसरा या फिर अपना तज्जिया नहीं पेश करने लगा मैं, बल्कि मार्को रूबियो जो अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने दौरे इसराइल के दौरान इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के हमरा खड़े होकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना मंसूबा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से शेयर किया और फिर ग्रेटर इसराइल मंसूबे पर किस तरह से इख्तिताम पजीर किया। इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। अच्छा, मार्को रूबियो का ये पहला दौरा इसराइल था बतौर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लेकिन इससे कबल भी बतौर सेनेटर या फिर उससे भी पहले मार्को रूबियो कई मरतबा इसराइल आ चुके हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं नेतन्याहू के। नेतन्याहू ने भी अपनी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज इन्हीं अल्फाज से किया कि डियर मार्को रूबियो, वेलकम बैक टू इसराइल। और फिर इन्होंने हक किया, झप्पी डाली प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने से कबल। और फिर आगाज किस तरह से किया, पहले इन्होंने जिक्र किया जो डोनाल्ड ट्रंप का गजा टेक ओवर प्लान है उसकी तारीफ की नेतन्याहू ने, और फिर ये कहा कि हम जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे हमास के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए, अगर हमारे तमाम के तमाम कैदी हमास की जानिब से रिहा ना किए गए। फिर इन्होंने ये कहा नेतन्याहू ने कि हम हमास को एलिमिनेट करेंगे, इरेडिकेट करेंगे, मिटा देंगे, हमास को एलिमिनेट किया जाएगा हमारी जानिब से। अब ये जो इन्होंने बात की है तो इसका साफ मतलब ये है कि इन्होंने कैदी वापस लेने हैं और फिर इन्होंने हमास को एलिमिनेट करने का या फिर गजा के मासूम फ़लस्तीनियों को इजिप्ट या फिर जॉर्डन मुंतकिल करने का जो अपना मंसूबा है वो इन्होंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि ये सब कुछ उससे भी पहले होगा। मार्को रूबियो ने फेस द नेशन को इंटरव्यू दे रहे थे तो एंकर की जानिब से सवाल पूछा गया, यही सवाल जो हमारे जहनों में भी आता है कि इस तरह की बातों का मतलब तो ये है कि आपने कैदी वापस लेने हैं और फिर गजा टेक ओवर प्लान या फिर हमास को एलिमिनेट करने वाला मंसूबा आपकी जानिब से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो मार्को रूबियो ने कहा कि हरगिज ऐसा नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि तमाम के तमाम कैदी जो हैं वो एज सून एज पॉसिबल रिहा कर दिए जाएं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी की थी कि कतरा कतरा करके जो कैदी रिहा किए जा रहे हैं, हमास की जानिब से ड्रामेबाजियां की जाती हैं, फिर 3 कैदियों को रिहा कर दिया जाता है, फिर ये स्टेटमेंट आ जाती है कि हम कैदी रिहा नहीं कर रहे क्योंकि जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। तो मार्को रूबियो ने ये कहा, फेस द नेशन को इंटरव्यू देते हुए मार्को रूबियो ने ये कहा कि मुआहिदा तय किया गया था हमारे से पहली हुकूमत की जानिब से। हम ये चाहते हैं कि तमाम के तमाम कैदियों को एज सून एज पॉसिबल रिहा कर दिया जाए हमास की जानिब से, और ये हफ्तों हफ्तों इंतजार ना करना पड़े, और जिस हालत में कैदी बाहर आते हैं तो वो पूरी दुनिया के सामने है। तो एंकर की जानिब से सवाल पूछा गया कि ये कैसे होगा, तो मार्को रूबियो ने कहा कि कैदियों की जिंदगी को महफूज बनाने के लिए ये जरूरी है कि हम ये मंसूबा जो है वो पब्लिकली तो शेयर नहीं कर सकते। बहरहाल इनका मंसूबा ये है कि कैदियों को, तमाम के तमाम कैदियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, वरना ये फिर कोई लोकेशन इनकी ट्रेस करके कैदियों को छुड़ाने की कोशिश करेंगे, जिस तरह की इनकी गुफ्तगू थी। तो उससे यही मंसूबा समझ में आता है, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने इंटरव्यू के दौरान शेयर कर दिया कि इन्हें तमाम के तमाम कैदी चाहिए और एज सून एज पॉसिबल चाहिए। फिर नेतन्याहू ने अगला स्टेप ये बताया कि जो शाम के अंदर जो कुछ हुआ, जो बशार अल असद की हुकूमत गिरी, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जो आए हैं वो भी हमें अच्छे नहीं लग रहे। अबू मोहम्मद अल जुलानी इनकी मुराद थी कि शाम के अंदर जो अबू मोहम्मद अल जुलानी की हुकूमत है ये भी इन्हें पसंद नहीं आ रही। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि कुछ खबरें इस तरह की हैं कि अबू मोहम्मद अल जुलानी के ना सिर्फ रशिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बहाल हो रहे हैं, बल्कि रशिया के कुछ पैसे शैसे भी रशिया ने सीरिया पहुंचाए हैं। जो बशार अल असद की हुकूमत के दौरान रशिया के पास प्रिंटिंग के लिए गए हुए थे, तो वो पैसा भी सीरिया पहुंचा दिया गया है। फिर व्लादिमीर पुतिन ने अहमद अल शर्रा को दौरे रूस की दावत भी दी है और अहमद अल शर्रा ने ये दावत कबूल भी कर ली है। और इससे भी बढ़कर अहमद अल शर्रा से जब सवाल पूछा गया ईरान के साथ ताल्लुकात को लेकर, तो अहमद अल शर्रा ने ये कहा कि रीजन के इतने इंपॉर्टेंट कंट्री को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ईरान के साथ ताल्लुकात रखे जाएंगे, लेकिन जो इंटरफेरेंस है एक दूसरे के कंट्रीज के अंदर, तो ये मेक श्योर किया जाएगा कि दोनों जानिब से, ईरान की जानिब से भी और शाम की जानिब से भी इंटरफेयर ना किया जाए। जो अपने कंट्रीज के अफेयर्स हैं
وہ اپنے اپنے کنٹریز تک ہی محدود رہنے چاہیے۔ پھر گزشتہ روز یہ خبر بھی سامنے آئی کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روزے پر دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے احمد الشرع کی حکومت کی جانب سے، احمد الشرع کی فوج کی جانب سے۔ تو یہ جو اقدامات ہیں، ان صہیونیوں کو اور امریکہ کو احمد الشرع یا پھر شام کی نئی حکومت کے یہ اقدامات اور یہ تعلقات بھی پسند نہیں آ رہے۔ تو یہی بات مارکو روبیو نے بھی کی کہ شام کے اندر بشار الاسد کا اقتدار گرنا تو اچھی بات تھی، لیکن احمد الشرع کا اقتدار اچھا نہیں ہے۔ پھر یہ آگئے لبنان پر، تیسرا جو ان کا نشانہ ہے وہ لبنان کی جانب تھا، اور لبنان کی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا، نیتنیاہو نے بھی اور جو مارکو روبیو ہیں انہوں نے بھی، کہ حزب اللہ کو ایلیمنیٹ کیے بغیر، مائنس حزب اللہ لبنان تو انہیں منظور ہے، لیکن حزب اللہ کے ساتھ جو لبنان ہے وہ انہیں منظور نہیں ہے، اور جب تک حزب اللہ کو ایلیمنیٹ نہیں کر دیا جاتا تب تک یہ لبنان کے اندر موجود رہیں گے۔ یعنی کہ 18 فروری دوسری ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد بھی ان کا لبنان کے اندر رہنے کا منصوبہ ہے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، مارکو روبیو نے کہا کہ تمام کے تمام جہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں، جہاں سے ڈکٹیٹ ہو رہے ہیں، وہ ہے ایران، اور ایران کے خلاف بھی مارکو روبیو نے کہا کہ ہمارا کارروائی کا منصوبہ ہے۔ فیس دی نیشن کو انٹرویو کے دوران جب اینکر کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ایران کے ساتھ آپ بات چیت کریں گے، تو مارکو روبیو نے جواب دیا کہ ایران کا کوئی موڈ نہیں ہے بات چیت کا، کوئی ایٹیٹیوڈ ان کی جانب سے نہیں دکھایا گیا۔ تو پھر آخری حل تو وہی ہے جو نیتنیاہو کا اور ہمارا بھی ایک کامن مشن ہے، ایک کامن دشمن ہے، ایک کامن منصوبہ ہے۔ یہ گفتگو سنیے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Hamas cannot continue as a military or government force. And frankly, as long as it stands as a force that can govern, or as a force that can administer, or as a force that can threaten by use of violence, peace becomes impossible. They must be eliminated. They must be eradicated. On the broader issues that we discussed as well is the questions in Syria. And while the fall of Assad is certainly promising and important, if Syria replacing one destabilizing force for another is not a positive development. And that is something that we will watch very carefully as we seek to craft our own strategy with regards to how to approach the events in Syria. In the case of Lebanon, our goals are aligned and the same. A strong Lebanese state that can take on and disarm Hezbollah. The common theme in all of these challenges is Iran. It is the single greatest source of instability in the region. Behind every terrorist group, behind every act of violence, behind every destabilizing activity, behind everything that threatens peace and stability for the millions of people who call this region home, is Iran. And by Iran I mean the Ayatollahs, by Iran I mean its regime, a regime who, by the way, its people don't support. The people of Iran are victims of that regime. And so I think it's important to constantly point that whether we talk about Hamas, or we talk about Hezbollah, or we talk about violence in the West Bank, or we talk about destabilization in Syria, or we talk about any of these issues, the militias in Iraq, they all have behind them one common theme: Iran. And that must be addressed. And there can never be a nuclear Iran. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کی، جنہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ اپنے یہ منصوبے جو ہیں وہ شیئر کیے۔ پہلے تو غزہ ٹیک اوور پلان، پھر سیریا کی حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ بھی ان کو پسند نہیں آ رہے، پھر لبنان کے اندر جو حزب اللہ کی پریزنس ہے، چاہے پارلیمان کے اندر ہے یا ملک کے اندر ہے یا میدان جنگ کے اندر ہے، وہ بھی ان کو برداشت نہیں ہے۔ اور جہاں سے یہ تمام کے تمام یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں سے یہ آپریٹ ہو رہے ہیں تو اس کو بھی ایلیمنیٹ کرنا یا پھر ٹارگٹ کرنا، یعنی کہ ایران کو، یہ بھی یہ ضروری سمجھتے ہیں۔ اور یہ ہے وہ گریٹر اسرائیل منصوبہ جو یہ فائنلی امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ مارکو روبیو نے کن الفاظ میں اس گریٹر اسرائیل منصوبے کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کی، آپ نے غور سے سننا ہے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ And so I close where I began by reiterating our strong support for our allies, very close allies and partners here in Israel, to the people of this great country, for whom we have tremendous love and respect for everything you're facing, have faced, and continue to face. It is an extraordinary story of bravery. A nation founded in the ashes and in the aftermath of a horrifying crime against humanity, stood from its very inception, from the very day of its birth, against threats
from every angle and every corner, and has served as an example to the world of a pluralistic society, a free enterprise democracy, and one that if there were more Israels in the Middle East, more countries like that, the world would be a safer and a better place. And this is what we hope for the region and for our planet. A nation that's always sought peace, but will not allow itself to be intimidated or destroyed by its enemies. And on that front, you can always count on us, as long as I'm in this position and President Trump is in the White House. So thank you. Thank you. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की, जिन्होंने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात, अपनी दोस्ती, इसराइल के माजी और इसराइल के मुस्तकबिल का जिक्र करते हुए ये कहा कि अगर इस खित्ते के अंदर इसराइल जैसे मजीद ममालिक होते तो ना सिर्फ ये खित्ता बल्कि पूरी दुनिया अमन का गहवारा बन जाती, और इनका यही मंसूबा है जिस पर ये काम कर रहे हैं। ये मार्को रूबियो के अल्फाज हैं, और इसका मतलब ये है कि ग्रेटर इसराइल मंसूबा, इसराइल जैसे मजीद कंट्रीज इनको पसंद नहीं है, इनको ग्रेटर इसराइल पसंद है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, अब ये जो शाम के अंदर जो एपिसोड हुई, उसके बाद अहमद अल शर्रा की हुकूमत ने किस तरह के इकदाम किए, ईरान के खिलाफ इकदाम उठाए, ईरान के इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने के लिए इकदाम उठाए, और बाहें फैलाकर ना सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ को बल्कि इसराइल को भी इन्होंने वेलकम किया, और इन्होंने कहा कि तमाम के तमाम ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बराबरी की बुनियाद पर रखे जाएंगे, और इसराइल के साथ जंग लड़ने का इन्होंने कहा कि हमारा कोई मूड नहीं है। तो क्या इनको ये शाम बहुत पसंद आ रहा है? इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। इन्होंने मुसलमानों को डिवाइड करना है, पहले ईरान के खिलाफ नफरत फैलाकर कि ईरान ने यहाँ पर प्रॉक्सीज बना दी हैं, पूरे मुल्क के ऊपर ईरान का इन्फ्लुएंस है, तो पहले इन्होंने ये काम किया, और फिर जब ईरान माइनस हो गया शाम से भी और लबनान से भी, तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं जी, पसंद नहीं आ रही हमें तुम्हारी स्ट्रेटजी, और बहाना ये कर रहे हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में ईरान का इन्फ्लुएंस तो मौजूद है, लबनान में भी, शाम में भी, तो इस वजह से हमें अहमद अल शर्रा की हुकूमत भी नहीं अच्छी लग रही और लबनान की हुकूमत भी नहीं अच्छी लग रही। तो इन्हें इसराइल जैसे कंट्रीज नहीं चाहिए खित्ते के अंदर, बल्कि इन्हें इसराइल ही चाहिए पूरे के पूरे खित्ते के अंदर, यानी कि ग्रेटर इसराइल। और वो मंसूबा इन्होंने पूरे का पूरा बता दिया कि ये कैदियों की रिहाई का माहिदा तोड़ने से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने तक ये जाएंगे, और इस तरह से ये ग्रेटर इसराइल मंसूबा बनाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि मुसलमान ममालिक जो हैं, ये जो मार्को रूबियो हैं, ये इसराइल के बाद कहाँ जाएंगे? ये दीगर अरब कंट्रीज का दौरा करेंगे, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया भी इनका जाने का मंसूबा है। तो मुसलमान ममालिक का अगर ये एटीट्यूड हो, देखने के बावजूद कि ये हमें आपस में डिवाइड करके ये अपने मकासद बहुत अच्छी तरीके से हासिल कर रहे हैं, ये किसी के दोस्त नहीं है, ये ईरान के भी दोस्त नहीं है, तो ये मिस्र और जॉर्डन के भी ये दोस्त नहीं है। और मिस्र और जॉर्डन को ये बात अब तो समझ आ जानी चाहिए, और तमाम के तमाम मुसलमान अगर अब भी एक मुट्ठी होकर इनके खिलाफ खड़े ना हुए, तो ये जो मंसूबा इन्होंने स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करने का प्लान बनाया है, तो ये इम्प्लीमेंट भी कर देंगे तो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा यूनिटी की ज़रूरत है। मुसलमानों को डिवाइड करके अब इन्हें सिर्फ तोड़ना बाकी रह गया है, डिवाइड तो मुसलमानों को कर चुके हैं, क्या फ़लस्तीन से, क्या लबनान से, क्या शाम से, अब ईरान और फिर मिस्र और जॉर्डन तक इन्होंने पहुंचना है। और इससे पहले कि ये अपना ये मंसूबा इम्प्लीमेंट करें, मुसलमानों को आंखें खोलने की ज़रूरत है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अब किस बात का इंतज़ार मुसलमानों की जानिब से किया जा रहा है। अगर मुसलमान ममालिक ये समझ रहे हैं कि ये ईरान और ईरान के ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो इसमें मुसलमानों का सऊदी ग्रुप का भी फ़ायदा है, तो बिल्कुल गलतफहमी है। और ये गलतफहमी अब तो दूर हो जानी चाहिए। जब से इन्होंने मिस्र और उर्दन को लेकर ये गज़ा का मंसूबा बनाया है, या फिर शाम और लबनान की हुकूमतों के खिलाफ, जो कि इतनी न्यूट्रल हुकूमतें हैं, जो शाम की हुकूमत है या फिर जो लबनान की हुकूमत है, वो तो इन सहूनियों के साथ मिल कर ईरान के इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ कर रही थी। तो फिर इनकी जानिब से ये जो रिमार्क सामने आए हैं, ये जो मंसूबे सामने आ रहे हैं मिस्र और उर्दन के लिए, शाम और लबनान के लिए, जिस तरह के रिमार्क्स थे मार्को रूबियो के, तो अब मुसलमानों को ये समझ जाना चाहिए कि ये किसी ईरान ग्रुप या फिर सऊदिया ग्रुप के दुश्मन नहीं, बल्कि ये मुसलमानों के दुश्मन हैं। और मुसलमानों को यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ईरान और ईरान के ग्रुप्स के बाद मिस्र, उर्दन, शाम और लबनान का नंबर भी लगना है।
اور مسلمان اگر اسی طرح سے تقسیم رہے اور ایک دوسرے کی شکست کو انجوائے کرتے رہے تو مسلمانوں کی شکست ہوگی، یہ ایران گروپ یا پھر سعودیہ گروپ کی شکست نہیں ہوگی۔ نظر رکھیں گے کامنٹس باکس میں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔